ओम शारदा शारदाम्भोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति सर्वस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। अभी तक हमने जो है राशियों का सामान्य परिचय पढ़ लिया है और अभी हमें ग्रहों का सामान्य परिचय पढ़ना है। तो ग्रहों के सामान्य परिचय में हमने भी बहुत सारे जो उनका राशि कौन-कौन सी है, कौन स्वामी है राशियों का, इत्यादि विषय हमने ग्रहों के बारे में पढ़ा। कौन-सा ग्रह स्त्री संज्ञक है, कौन-सा ग्रह पुरुष संज्ञक है, किसकी क्या संज्ञा है, किसका आधिपत्य कहाँ पे है, यह सब हमने पढ़ा। अभी वर्तमान में 2 विषय बच गए हैं, ग्रहों का उच्च-नीच और ग्रहों का शत्रु और मित्र विचार, जिनसे प्रायः संभावना रहती है प्रश्न बनने की, इसलिए हम उनको देखते हैं। ठीक है, आवाज आ रही है। चलिए, अब हम देखते हैं कि ग्रहों का उच्च-नीच। उच्च-नीच से तात्पर्य क्या है? कौन सा ग्रह किस राशि में अपना विशेष फल प्रदान करने वाला होता है ना? और कौन सा ग्रह किस राशि में अपना फल जो है जितना फल प्रदान करना चाहिए उतना नहीं प्रदान कर सकता है। इसीलिए जो है ज्योतिष शास्त्र में उच्च नीच की स्थिति बताई गई, मूल त्रिकोण की स्थिति बताई गई और स्वराशि की भी स्थिति बताई गई। आपके लिए जो महत्वपूर्ण है मैं बताता हूं, आप ग्रहों का उच्च नीच बिल्कुल निश्चित रूप से स्मरण कर लीजिएगा। इसको क्रमशः हम देखते हैं। तो श्लोक देखिए, पहले बोला अज वृषभ मृगांगना कुलीर, मृगांगना कुलीर झष वणिजे च दिवाकरादि तुंगाः दश शिक्षिष्टा विंशति तिथीन्द्रिय त्रिनवक विंशेषु। तो जो ग्रहों का उच्च नीच राशियां बताई उनके साथ कुछ अंश भी निर्धारित कर दिए। तो अंश निर्धारित करने से तात्पर्य आप सभी लोग ये समझ लीजिए कि अंश क्या है। तो एक राशि में 30 अंश होते हैं। तो ग्रह जिस राशि में उच्च होता है उस राशि में कितने अंश से कितने अंश तक उच्च का माना गया है, उसलिए अंशों की चर्चा यहां पर अंश की चर्चा की गई। तो देखिए क्या बोला, अज। तो अज से हम समझेंगे मेष राशि। तो मेष राशि में बोला दिवाकरादि तुंगाहा। तुंग मतलब होता है उच्च, हाँ, ऊंचा स्थान। उत्तुंग शिखर पर जैसे बोलते हैं, तो तुंग से तात्पर्य हुआ ऊंचा। तो उच्च स्थान है। दिवाकर आदि, दिवाकर हो आदि में जिसके, ऐसा तात्पर्य हुआ। तो हम सूर्य से गणना प्रारंभ करेंगे, कहने का तात्पर्य यह हुआ। तो सबसे पहले आप देखेंगे चार्ट में सूर्य लिखा हुआ है ना? तो सूर्य जो है उसकी उच्च राशि क्या हुई? तो बोला अज, यानी मेष राशि उसकी उच्च राशि हुई। और फिर बोला चंद्रमा, तो चंद्रमा की उच्च राशि हुई वृषभ, है ना? यहां पे ध्यान ये रखना है, जैसे राशियों का क्रम है उस क्रम से सभी ग्रहों का उच्च नीच नहीं है, अपितु उससे भिन्न है। तो बोला सूर्य की उच्च राशि है मेष और चंद्रमा की उच्च राशि है वृषभ। फिर बोला तृतीय नंबर पे आता है मंगल। तो तृतीय नंबर पे मंगल आता है। तो मंगल की उच्च राशि बोली मृग, मृग से तात्पर्य है मंगल। तो तृतीय राशि हो गई, तृतीय जो ग्रह हमारा मंगल है उसकी उच्च राशि हो गई मकर। तो मृगांगना। फिर बोला अंगना। तो अंगना हमने बोला था जब राशियों का पर्याय आपको पढ़ा रहा था, राशियों का पर्याय जब पढ़ा रहा था तब हमने बताया था अंगना बोलते हैं कन्या राशि को, अंगना बोलते हैं कन्या राशि को। तो हमने सूर्य का देखा मेष, चंद्रमा का वृष, मंगल का मकर और चतुर्थ हमारा जो ग्रह है क्रम में वो है बुध। तो बुध की जो उच्च राशि हुई कन्या राशि हुई। फिर बोला कुलीर, कुलीर कर्कटाख्य। तो कुलीर
करकट यानी कर्क राशि को बोलते हैं कुलीर। आप साथ में नोट करते जाइए। तो कुलीर बोलते हैं कर्क राशि को, और इसका जो कर्क राशि में कौन सा ग्रह उच्च होता है या कौन से ग्रह की उच्च राशि कर्क है, तो गुरु की, बृहस्पति की जो उच्च राशि है कर्क है। फिर बोला झष, है ना, झष बोला, तो झष बोलते हैं मीन को। किसको बोलते हैं? मीन को। तो मीन जो है शुक्र की उच्च राशि है, शुक्र इस राशि में उच्च का कहा गया है। पुनः बोला शनि, जो हमारा ग्रह है शनि, उसकी उच्च राशि बोली वणिज, है ना। वणिज क्यों बोला? तो तुला जो धारण करता है वो क्या करता है? नापने जोखने का काम करता है, तो वणिक होता है, वणिक से बना वणिज। तो तुला राशि किसकी उच्च राशि है? शनि की उच्च राशि है। राहु केतु की चर्चा अभी आगे करेंगे विशेष रूप से, तो अभी हम इन 7 ग्रहों का समझते हैं। तो साथ में आप देखिए इनके साथ कुछ अंश भी लिखे हुए हैं, है ना, आपको दिख रहे होंगे। 10 हो गया, 3 हो गया, 28 हो गया, 15, 5, 27 और 20। तो ये अंश क्यों लिखे हैं? तो इन अंशों पे परमोच्च का हो जाता है कौन? परमोच्च। जो ग्रह, जिस ग्रह की वह उच्च राशि है, वह ग्रह उस राशि में परमोच्च कब होता है? तो वह ग्रह उस राशि में परमोच्च होता है इन इन अंशों पर, है ना। तो देखिए सूर्य परमोच्च कितने डिग्री पे होता है? बोला 10। नीचे श्लोक देखिए, 10 शिखी अष्टाविंशति तिथि इंद्रिय त्रिनवक विंशेषु, है ना। तो 10 एक क्रम से हम बिठाते चले जाएंगे। यहां से आप देखिए मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है, ठीक। तो परमोच्च कितने डिग्री पे होता है? 10 डिग्री पे, 10 अंश पर परमोच्च का हो जाता है। फिर बोला शिखी, तो शिखी बोलते हैं जिसके शिखाएं निकली हो, शिखाम धारयति यह सह शिखी। तो शिखा को शिखी बोलते हैं अग्नि को, इसमें बहुत सारी शिखाएं निकलती हैं जब अग्नि जलती है। तो शिखी जो है अग्नि बोला, तो अग्नि के लिए संख्या कितनी रखी गई? 3, जठराग्नि, बड़वाग्नि और गार्हपत्याग्नि। तो शिखी 3 डिग्री पे चंद्रमा उच्च का होता है, परमोच्च का होता है कौन सी राशि में? वृष राशि में। पुनः बोला अष्टाविंशति, तो हमने देखा था मंगल की उच्च राशि कौन सी है? मकर राशि है। और कितने डिग्री पर परमोच्च का होता है? कितने अंश पर परमोच्च का होता है? तो 28, अष्टाविंशति ही। फिर बोला कि बुध की राशि है कन्या, कौन सी? उच्च राशि। और कितने अंश पर परमोच्च का होगा? तो बोला इंद्रिय, तिथि के बाद क्या बोला? इंद्रिय। तो इंद्रियां कितनी? 5 इंद्रियां बोली गई, इसलिए उसकी संख्या 5 ली। ज्योतिष शास्त्र में या पुराने जो हमारे शास्त्र हैं, पहले जो अंक पद्धति इस प्रकार से शब्दों के अनुसार अंकों को कहा जाता था, शब्दों के थ्रू अंकों को कहा जाता था, ठीक है। चलिए, तो बोला इंद्रिय। फिर शुक्र की मीन राशि है उच्च राशि, और परमोच्च कितने पे होता है? त्रिनवक। 9 को 3 से गुणा कर दीजिए, कितना आएगा? 27। तो 27 डिग्री पे 27 अंश पर परम उच्च का होता है। कौन परम उच्च का होता है? शुक्र होता है। किस राशि में होता है? तो मीन राशि में होता है। पुनः हमने देखा था शनि, तो शनि जो है उसकी उच्च राशि बताई तुला, और उसका डिग्री कितना बताया? विंशेषु। 20 डिग्री पर परमोच्च का जो शनि तुला राशि में होता है। चलिए, ये बात हो गई उच्च की और उसकी डिग्री कितनी है। पुनः हम नीच कैसे निकालेंगे? तो जब आपको उच्च का ज्ञान है तो आपको नीच का ज्ञान करने की आवश्यकता अलग से जो है उसके लिए कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मात्र बुद्धि में इतना रखना है कि जो ग्रह जहां पर उच्च का होता है, जिस राशि में उच्च का होता है, उससे सप्तम राशि में नीच का होगा। जैसे हमने देखा मेष राशि में सूर्य होता है उच्च का, तो उससे सप्तम राशि कौन सी होगी? तो आप गिनती कर लीजिए, मेष, वृष,
मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या और तुला। गणना हमेशा जिस राशि में उच्च का होगा उस राशि को लेकर के करेंगे, इतना बुद्धि में रखना है। ऐसा नहीं आप गणना वृष से शुरू कर दें, आप मेष से ही गणना प्रारंभ करेंगे। ऐसी समस्याएं बहुत सारे लोगों को होती हैं कि गणना प्रारंभ कहां से करें। तो मेष से हम प्रारंभ करेंगे तो सप्तम राशि जो है तुला राशि है वो क्या हो जाएगी, नीच राशि हो जाएगी। और परम नीचांश जो है उसका क्या होगा, जो परम उच्च का अंश था वही परम नीचांश भी होगा, उसको अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं है। पुनः वृष राशि से सप्तम राशि कौन सी हुई, वृश्चिक राशि। तो वृष राशि चंद्रमा की उच्च राशि है और वृश्चिक राशि उसकी नीच राशि है। पुनः मंगल का देखिए, मंगल से मंगल की जो मकर राशि उच्च है उससे सप्तम राशि कौन सी हुई, कर्क राशि, क्या है उसकी नीच राशि है। फिर बुध की कन्या राशि उच्च राशि है और उससे सप्तम राशि जो है मीन राशि वह क्या है, नीच राशि है इसकी, किसकी, बुध की। पुनः गुरु की जो कर्क राशि है उच्च राशि उससे सप्तम राशि मकर। पुनः शुक्र की मीन राशि उच्च हो गई तो कन्या, उसकी नीच राशि हो गई सप्तम। आप गिन लीजिए, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, सातवीं राशि हो गई। इसी प्रकार से शनि का भी देखेंगे, शनि की तुला राशि क्या है, उच्च राशि है और सप्तम राशि जो है वह क्या है, उससे मेष राशि जो हुई वह उसकी नीच राशि हुई। चलिए एक बार आपको स्क्रीनशॉट इत्यादि लेना है तो ले सकते हैं, फिर आगे चलेंगे। अब देखिए राहु केतु के ये बोला, यद बुधस्य ग्रहस्योच्चम राहोस्तद ग्रहमुच्यते, यद बुधस्य ग्रहम राहोस्तदुच्चम ब्रवते बुधाः। फिर बोला कन्या राहु ग्रहम प्रोक्तम, राहुच्चम मिथुनम स्मृतम, राहु नीचम धनुर्वर्णादिकम शनिवदस्य च। यद बुधस्य ग्रहस्योच्चम, जो बुध ग्रह की उच्च राशि है, तद राहोः गृहम। हमने जब जो है राशियों के स्वामी पढ़ाए थे तब जो है राहु केतु की राशि आपको कंफ्यूजन हुआ होगा, सर क्यों नहीं बताए, तो अभी देख लीजिए। बोला जो बुध की उच्च राशि है वही राहु की क्या होगी, स्वराशि मानी जाएगी, राहोस्तद ग्रहम उच्यते, है ना। और यद बुधस्य ग्रहम, और जो बुध की स्वराशि है वो क्या होगी, राहोः उच्चम, राहु की उच्च राशि होगी। आई बात समझ में। अब देखिए बुध जो है हमारा कि बुध की दो राशियां हैं, कौन कौन सी, मिथुन और कन्या, मिथुन भी है और कन्या भी है। अब तो यहाँ पे समस्या आ जाएगी, क्या समस्या आएगी, एक जगह बोला है जी बुध का घर है वो क्या है, उसका उच्च है, और जो बुध का उच्च है उसका घर है, तो है तो दोनों बुध के ही घर। परंतु जब उच्च नीच हम पढ़ रहे थे तो बुध की राशि हमने उच्च कौन सी पढ़ी, हाँ कन्या पढ़ी, है ना। तो जो बुध की उच्च राशि है वो उसकी स्वराशि मानेंगे, और बस एक उच्च यदि हो गई तो दूसरी क्या होगी, स्वराशि अपने आप हो गई, वो उसका क्या मान लिया जाएगा, उच्च राशि मान ली जाएगी। अब देखिए आप, तो बुध की उच्च राशि मिथुन, और तो सप्तम पे चले जाएंगे डायरेक्ट, नीच राशि धनु हो गई और स्वराशि इसकी क्या हो गई, कन्या। अच्छा इसमें भी थोड़ा विभेद मिलता है, कहीं कहीं कुछ आचार्यों ने कुंभ को भी जो है बुध की स्वराशि मानी है, किस लिए माना है, शनि की वो राशि है इसलिए उसको कहीं कहीं जो है राहु की स्वराशि भी मान लिया है। पुनः देखेंगे जो है केतु का, तो धनु क्योंकि अपोजिट है एकदम, तो जो राहु का उच्च है उससे अपोजिट वाला जो है केतु का उच्च माना जाएगा। तो धनु उच्च राशि हो गई और नीच राशि उससे सप्तम मिथुन हो गई, और स्वराशि किसी ने कुंभ माना है, किसी ने वृश्चिक राशि को उसकी स्वराशि माना है। तो ये जो है राहु केतु की स्थिति इस तरह से हो गई। चलिए
बहुत महत्वपूर्ण यह बिंदु है कि ग्रहों के शत्रु और मित्र कौन से हैं, क्योंकि इससे प्रश्न बनने की संभावना प्रायः, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र का जितना जो है सिलेबस लगा हुआ है नेट में, उसमें यह थोड़ा लोगों को थोड़ा टिपिकल लगता है, तो इससे प्रश्न बनने की भी संभावना अधिक होती है। जो ज्योतिष शास्त्र के विद्यार्थी नहीं है उनको थोड़ा यह क्या लगता है, कठिन लगता है। तो उसको आज सरलता से समझेंगे कैसे हम जो है ग्रहों के शत्रु मित्र को जान सकते हैं। तो श्लोक भी आप देख सकते हैं, शत्रु मंदसितौ समश्च शशिजो मित्राणि शेषारवेः तीक्ष्णांशुरहिम रश्मिजश्च सुहृदौ शेषाः समाशीतगो जीवेन्दूषणकरा कुजस्य सुहृदो द्योरिः सितार्की समौ मित्रे सूर्यसुतौ बुधस्य हिमगुः शत्रुः समाश्चा परे सूर्येः सौम्यसितावरी रविसुतो मध्यो परे त्वन्यथा सौम्यार्की सुहृदौ समौ कुजगुरु शुक्रस्य शेषावरी शुक्रज्ञौ सुहृदौ समः सुरगुरुः सौरेस्तथान्ये रयस् तत्काले च दशाय बंधु सहज स्वांतेषु मित्रम स्थितः। आपको नैसर्गिक मित्र और जो है तात्कालिक मित्र का ज्ञान प्रायः होना चाहिए, और पंचधा मैत्री इत्यादि की आवश्यकता आपके नेट एग्जाम के लिए नहीं है, वो ज्योतिषियों के लिए वो आवश्यक है। ठीक है, तो हम देखते हैं, देखिए ज्योतिष शास्त्र में दो प्रकार से जो है नैसर्गिक मैत्री दिखाई जाती है। एक तो शत्रु मित्र और सम, और कहीं कहीं पे शत्रु मित्र ही मिलते हैं। कुछ आचार्यों ने सम की चर्चा नहीं की है, परंतु हम जो प्रमाणिक ग्रंथ हमारे में लगा हुआ है, जो बृहद जातकम हो गया, वराह मिहिर के जो बृहद जातकम है, उसी से प्रायः प्रश्न फलित के पूछे जाते हैं आपके नेट के एग्जाम में, इसलिए हम उन्हीं का जो है अनुगमन करते हुए आगे चलेंगे। तो यहाँ पे तीन विभाग आपको देखने को मिलते हैं, मित्र, सम और शत्रु। तो जो मित्र है तो मित्रवत व्यवहार करेगा अपने जो है जिस ग्रह का जो मित्र है। पुनः सम, न मित्र है न शत्रु है, और पुनः बोला शत्रु है ना, एकदम कट्टर शत्रु वाली स्थिति रहेगी। तो देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं, बोला शत्रु मंदसितौ समश्च शशिजः मित्राणि शेषा रवेः रवेः शेषाः मित्राणि। रवि के जो है बाकी सब यानी सूर्य के सब मित्र हैं, किनको छोड़ करके मित्र हैं, कहते हैं मंद यानी शनि, और सित यानी हमने बताया था क्या, शुक्र। तो सूर्य के शुक्र और शनि क्या है, शत्रु। शत्रु मंद सितः, मंद मतलब जो है शनि, और शित माने शुक्र, ये दोनों क्या हुए, सूर्य के क्या हुए, शत्रु हुए। फिर क्या बोला, समश्च शशिजः। शशिज किसको बोलते हैं, हाँ, शशे अपत्यः, शशि का जो है पुत्र है कौन है, बुध है। तो शशिजः समः यानी जो बुध हो गया उसका समस्थानीय है ना, न शत्रु है ना मित्र है। पुनः क्या बोला, मित्राणि शेषारवे है, बाकी जो ग्रह बच गए वो सभी क्या हो जाएंगे, मित्र हो जाएंगे, चंद्रमा, मंगल और गुरु। पुनः हम देखेंगे, ये तो हो गया सूर्य का। फिर बोलते हैं चंद्रमा, तो तीक्ष्णांशु हिम रश्मि जश्च सुहृदौ शेषाः समाः शीतगोः। शीतगु बोलते हैं चंद्रमा को। तो चंद्रमा के क्या बोला, तीक्ष्णांशु हिम रश्मिजः सुहृदः। सुहृद मतलब होता है मित्र, तो सुहृद है कौन, बोले तीक्ष्णांशु, तीक्ष्ण है किरणें जिसकी, तीक्ष्ण है जो किरणें जिसकी। तो किसकी किरणें तीक्ष्ण लगती हैं, सूर्य की। तो सूर्य क्या हुआ, सुहृद हुआ, मित्र हुआ। आप देखिए फिर क्या बोला, हिम रश्मिजः, और ठंडी किरणें किसकी हैं, हिम जैसी रश्मियां किसकी हैं, तो चंद्रमा की। तो हिम रश्मेह जायते, तो हिम रश्मि से जो उत्पन्न हुआ बुध, वो भी क्या हो गया, मित्र हो गया, सुहृद हो गया। और बाकी जितने बच गए, शेषाः समाः शीतगोः, शीतगु यानी चंद्रमा के बाकी सब क्या है, समस्थानीय है, मंगल भी, गुरु भी, और जो है शुक्र भी और शनि भी। जो चंद्रमा का कोई भी शत्रु ग्रह नहीं है। चंद्रमा किसी को अपना शत्रु नहीं मानता है, क्योंकि दिमाग से ठंडा रहता है। हमने बोला था कल कि मन का कारक होता है,
है ना। जब खुद दिमाग से ठंडा रहेगा तभी तो आपको रखेगा, है कि नहीं। चलो फिर बोला जीवेन दूषण करा कुजस्य सुहृदो ग्योरिहि सितारकी समऊ। कहते कुजस्य, कुज बोलते हैं मंगल को, तो कुजस्य जीव इंदु उष्ण करा सुहृदः, मंगल के जीव से हो गया क्या, गुरु, और इंदु आप जानते हैं चंद्रमा, और उष्णकर बोलते हैं जो गर्मी उत्पन्न करता है कौन, सूर्य। तो सूर्य, चंद्रमा और गुरु जो है मंगल के हो गए मित्र। और ज्ञः अरिहि, अरि मतलब शत्रु, तो कौन शत्रु है, ज्ञः, ज्ञ, ज्ञ मतलब बुध, तो बुध जो हो गया इनका शत्रु हो गया। और अब बाकी कौन बचा, बाकी बचे दो ग्रह शुक्र और शनि, वो हो गए सम। फिर बोलते हैं मित्रे सूर्य सुतौ बुधस्य हिमगुः शत्रुः समाश्चा परे। अब चर्चा आती है बुध की, तो बुधस्य सूर्य सितः मित्रेस्तः, है ना, द्विवचन का प्रयोग किया, मित्रेस्तः कस्य, तो बुधस्य, कौन कौन से, तो सूर्य और सित, सित मतलब होता है शुक्र, और सूर्य तो आप जानते ही हैं, तो बुध के सूर्य और शुक्र जो हो गए मित्र हो गए। और क्या बोला, हिमगुः शत्रु, हिमगुः, चंद्रमा को बोला शीतांशु, हिमगुः, हिमगुः से प्रश्न बन चुका है एक बार, किसको बोलते हैं, तो चंद्रमा जो है क्या हुआ, शत्रु हो गया, किसका शत्रु हो गया, बुध का शत्रु हो गया। बाकी जो बच गए समाह, अपरे समाह, तो मंगल, गुरु और शनि जो है ये क्या हो गए, सम हो गए, किसके सम हो गए, तो बुध के सम ग्रह, समस्थानीय ग्रह हो गए, न शत्रु हैं ना मित्र हैं। फिर बोला सूरे सौम्य सितावरी रविसुतो मध्यो परे तुन्यथा, छूट गया क्या, सूरे सौम्य सितावरी रविसुतो मध्यो परे तुन्यथा, सूरे बोलते हैं, सूर्य बोलते हैं किसको, गुरु को बोलते हैं। तो कहते हैं सौम्य सितौ अरि, जो गुरु के सौम्य यानी हमने कल बताया था कौन होता है, बुध, और सित मतलब शुक्र, तो शुक्र और बुध जो है ये दोनों क्या है, सूरे है अरि, यानी गुरु के शत्रु हैं। फिर क्या बोला, रविसुतः मध्यः, रविसुतः तो सूर्य पुत्र किसको बोलते हैं, शनि को, तो शनि हो गया मध्य यानी सम, न शत्रु है ना मित्र है, बीच में है। और अन्यथा अपरे, और बाकी जो बच गए तो सम बता दिया और शत्रु बता दिया, बचा कौन, मित्र बचा। तो कहते हैं अन्यथा अपरे, जो बाकी बच गए उनको अन्यथा मतलब जो हमने नहीं बताया वो आप समझ लीजिए। तो उन्होंने क्या नहीं बताया, मित्र नहीं बताया, तो मित्र हम समझ लेंगे कि सूर्य बच गया, चंद्रमा बच गया और मंगल बच गया, ये तीनों ग्रह क्या हो गए, गुरु के मित्र हो गए। फिर बोला सौम्यार्की सुहृदौ समौ कुजगुरु शुक्रस्य शेषावरी, शुक्रस्य सौम्यः अर्की सुहृदः, सौम्य बोलते हैं अभी हमने बताया था किसको बोलते हैं, बुध को, और अर्की, अर्क, अर्क से जो उत्पन्न है, अर्क का जो पुत्र है, तो अर्क बोलते हैं सूर्य को और अर्की बोलते हैं शनि को। तो शनि और बुध जो है शुक्र का क्या हुआ, मित्र हो गया। और फिर क्या बोला, सौम्यार्की सुहृदः समौ कुज गुरुः, कुज यानी मंगल और गुरु से गुरु आप जानते ही हैं, तो मंगल और गुरु क्या हो गए, सम हो गए। शेषौ अरि, शेषाः ये ग्रहाः सन्ति ते सर्वेपि शुक्रस्य शत्रवः, वो सभी शुक्र के क्या हैं, शत्रु हैं। तो कितने बचे, चंद्रमा बचा और सूर्य बचा, है ना। फिर बोला शुक्रज्ञौ सुहृदौ समः सुरगुरुः सौरेस्तथान्नेरयः, सौरेः सूर्यस्य अपत्यापमान इति सौरिः, तो सूर्य का जो पुत्र है सौरी, किसको बोलते हैं, शनि को,
तो सौरी के यानी जो शनि के अरयः अन्य अरयः सभी को बोला कि जो शत्रु हैं उसके अलावा जो मित्र हैं और सम हैं उनकी चर्चा करते हैं। तो शुक्रज्ञः सुहृदः, शुक्र और ज्ञ, शुक्र से शुक्र और ज्ञ से बुध, तो शुक्र और ज्ञ, शुक्र और जो बुध है ना, शुक्र और बुध, देखिए ये क्या हो गए, मित्र हो गए। फिर सुहृद, फिर बोला समः सुरगुरुः, सुरगुरुः सुराणाम गुरुः, तो सुर किसको बोलते हैं, देवताओं को, असुर बोलते हैं दैत्यों को। तो सुरों के गुरु, देवताओं के गुरु, तो सुर गुरु कौन हुए, बृहस्पति हो गए। तो बृहस्पति जो है शनि के क्या हुए, ना शत्रु हैं ना मित्र हैं। और बाकी जो बच गए अरयः, अन्य अरयः, सूर्य चंद्रमा मंगल। शनि का कितना सरल है याद करने के लिए, कैसे, देखिए सूर्य चंद्र मंगल क्रम से शत्रु हो गए, फिर उसके बाद बुध और एक छोड़ करके शुक्र जो है मित्र हो गए, गुरु सम हो गया। ठीक है, अब ये तो स्थिति हो गई ग्रहों की नैसर्गिक मैत्री की, किसकी, ग्रहों के नैसर्गिक मैत्री की स्थिति हो गई, यह कभी बदलता नहीं है। अच्छा, राहु केतु की चर्चा हम शनिवत मान लेंगे यहाँ, ठीक है, शनि के जैसे ही राहु केतु की स्थिति मान लेंगे कि जो शत्रु उसके वही शत्रु राहु केतु, ठीक है। फिर बोला तत्काले च दशाय बंधु सहजा स्वांतेषु मित्रम स्थितः, ये हो गई नैसर्गिक मैत्री, कौन सी है, नहीं पैदा हुए हैं तो जो है बचपन से ही दुश्मनी, वो वाली हो गई नैसर्गिक मैत्री, है ना। और फिर बोला तत्काले च दशाय बंधु सहजा स्वांतेषु मित्रम स्थितः, कहते हैं तात्कालिक मित्र और शत्रु कैसे जानेंगे, तात्कालिक से तात्पर्य मान लीजिए कुंडली है, ठीक है, ये कुंडली है, इस कुंडली में हमारे कहीं कहीं पे ग्रह बैठे रहते हैं, मान लीजिए सूर्य यहाँ है, चंद्रमा यहाँ है, बुध यहाँ है, शुक्र यहाँ है, मान लीजिए ऐसे ही सारे ग्रह बैठे रहते हैं। हम कैसे जानेंगे तात्कालिक मित्र कौन सा है हमारा, तो तात्कालिक मित्र हम ऐसे जानेंगे जहां पे हम बैठे हैं वहां से 1 2 3 पीछे और 1 2 3 आगे, मतलब 2 3 4 10 11 12, गणना ऐसे चलती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो जो ग्रह जहां बैठा है, मान लीजिए सूर्य यहां बैठा है, तो क्या होता है तात्कालिक मित्र। मान लीजिए आप कहीं रहने गए, ठीक, आप किसी को नहीं जानते हैं, परंतु आपके अड़ोसी पड़ोसी से 3 घर इधर 3 घर इधर क्या होती है, दुश्मनी नहीं मित्रता हो जाती है प्रायः, अगर बहुत धूर्त नहीं है तो, है कि नहीं। तो वही स्थिति ग्रहों के साथ भी है, अड़ोसी पड़ोसी को मित्र बना के चलना पड़ता है, क्या पता कब जो है हम घर के बाहर चले जाएं चोरी करवा दें, है कि नहीं। तो इसलिए उनसे मित्रता बना के रखनी, इसलिए तात्कालिक मित्र जब यहाँ से घर छोड़ के जाएंगे, यहाँ बैठ जाएंगे तो यहाँ वालों को जो है अपने लपेटे में ले लेंगे, है कि नहीं। तो इसलिए बोला तात्कालिक मित्र जो है द्वितीय तृतीय और चतुर्थ और दशम एकादश और 11 द्वादश भाव में जो बैठे हुए, मतलब अपने से जहां हम बैठे हुए हैं वहां से जो है 2 3 4, वही यहां देखिए लिखा हुआ 2 3 4 और 10 11 12, ये हो गए क्या तात्कालिक मित्र हो गए। और बाकी जो बच गए तात्कालिक शत्रु हो गए। अभी जब तात्कालिक शत्रु धीरे धीरे चुगली करना शुरू करेंगे तब जो है शत्रुता बढ़ सकती है पंचधा मैत्री में, है कि नहीं। चलो इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी, अब आगे चलते हैं। ये तो कुछ लिख करके लाया था, थोड़ा फट गया है, आपको ऐसे ही लिखा दे रहा हूं। देखिए हम जानते हैं कि हमारे 5 क्या हैं, महाभूत तत्व हैं। 5 क्या हैं, तत्व हैं। कौन कौन से, लिखिए अग्नि,
अग्नि, फिर भूमि यानी पृथ्वी, है ना, फिर ख माने आकाश, और जल और वायु। ये आपको दिख नहीं रहा होगा, फट गया है, श्लोक लिखा है शिखि भूख पयो मरुद्गणानाम वशिनः भूमि सुतादयः क्रमेण, क्रमेण भूमि सुतादयः वशिनः, मतलब इनके क्या है, इन पे आधिपत्य है। पांचों भूतों पर पांच जो तारा ग्रह हमारे हैं, सूर्य चंद्रमा को छोड़ करके यहाँ स्थिति की गई, क्योंकि सूर्य स्वयं जो है आत्मकारक है, सभी का कारक है, और चंद्रमा भी राजा कारक है। तो बोला पांच जो तारा ग्रह हमारे कौन कौन से हैं, मंगल, मंगल किसका अधिपति है, मंगल पे किसका आधिपत्य है, मंगल का किस पे, तो अग्नि पे, शिखी। फिर पृथ्वी तत्व पे किसका आधिपत्य है, बोला मंगल के बाद कौन सा ग्रह, बुध, है ना। फिर बुध का भूमि तत्व पे आधिपत्य है, भूमि तत्व कारक कौन है, बुध है। इसीलिए जब भूमि की चर्चा करते हैं तो मंगल से प्रायः सब लोग देखते हैं, लेकिन बुध से भी उसकी देखने की स्थिति कही गई है। फिर आकाश हो गया, तो आकाश का बुध के बाद कौन सा ग्रह, बृहस्पति। तो आकाश तत्व पे किसका आधिपत्य है ना, बृहस्पति। फिर कहते हैं जल, चतुर्थ क्या है, जल है, तो बृहस्पति के बाद शुक्र, शुक्र को बोला जल तत्व पे उसका जो पंचमहाभूत तत्व है उस पे जल पे आधिपत्य किसका है, शुक्र का है। और वायु तत्व है ना, किसका है, शनि। तो क्रम से याद रखेंगे, अग्नि, शिखी, भू, ख, पय मरुद्गणानाम वशिनः भूमि सुतादयः क्रमेण। मंगल से क्रम से सारे ग्रह, जो पांच तारा ग्रह हमारे हैं उनमें एक एक इनका कारक है, एक एक का, अग्नि का मंगल, भूमि का बुध, आकाश का बृहस्पति, जल का शुक्र और शनि का वायु। ठीक है, ये स्पष्ट हो गया होगा सभी को। चलिए अब हम देखते हैं ग्रहों के पर्याय, ग्रहों को किन किन अन्य नामों से जाना जाता है। इससे प्रश्न बनने की संभावना बहुत अधिक होती है, 2 बार प्रश्न पूछ चुका है पिछले 3 साल में। ठीक है, एक एक प्रश्न तो आ सकता है। तो हम देखते हैं सूर्य को क्या क्या बोला, हेलिहि, हेली, तपन, रवि, दिनमणि, दिनेश, दिनकृत, दिनकृत, फिर भानु, तीक्ष्णांशु, विवस्वान, भग और दिवाकर। देखिए जो हम आदित्य जो है सूर्य के 12 नाम लेते हैं वो भी सब इन्हीं के नाम हैं। सूर्य के जितने भी पर्याय हो सकते हैं सब सूर्य के लिए प्रयुक्त हो सकते हैं, उसमें कोई बात है ही नहीं, ये तो प्रसिद्ध है, सूर्य चंद्रमा तो प्रसिद्ध है, बाकी आगे के हमको थोड़ा विशेष रूप से देखने पड़ेंगे, है ना। तो हेली, तपन, रवि, दिनमणि, दिनेश, दिनकृत, भानु, तीक्ष्णांशु, विवस्वान, भग और दिवाकर। इसका श्लोक आप सभी को ग्रुप पे भेज दिया जाएगा, आप वहां से भी इसको पढ़ सकते हैं। पुनः देखते हैं, बोला चंद्रमा, तो चंद्रमा के लिए क्या बोला, शीत रश्मि, है ना, शीत है रश्मियां जिसकी। फिर हिमगुहु, फिर तुहिनगः, तुहिनगः, तुहिन मतलब भी ठंडा ही होता है। फिर शीतांशु, शशभृत। अच्छा, शशभृत इसका नाम क्यों है, जब आप चंद्रमा को देखते हैं तो उसमें हमको क्या दिखता है, कभी कभी किसी को हिरण दिखता है, किसी को खरगोश दिखता है। तो शशभृत जो है, शश यानी खरगोश को जो धारण करता है से तात्पर्य, है ना, तो शशभृत बोलते हैं। और नक्षत्रपति ही, नक्षत्र का स्वामी किसको बोला, चंद्रमा को बोलते हैं। फिर शशि आप लोग जानते ही हैं। फिर मन, इसको मन का कारक बोला गया है, इसलिए मन की भी संज्ञा इसको दी गई है। और शशांक